मुकेश दिव्या के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन दिव्या उसकी गलतियों को सजा दिए बिना उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। वह खुद को और मुकेश दोनों को ही दंड देना चाहती थी। पूरे घर में दिव्या मुकेश के बच्चों को अपने कलेजे से लगाए फिर रही थी, जबकि हैरानी की बात यह थी कि मुकेश और दिव्या का अभी तक कोई मिलन नहीं हुआ था। क्या मुकेश ने दूसरी शादी कर ली थी? ऐसा कौन सा राज था जिसे दिव्या किसी से साझा नहीं करना चाहती थी? आखिर वह कौन सी सजा थी जिसे वह चुपचाप खुद पर और मुकेश पर थोपे हुए थी? यह प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है। चलिए अब सुनते हैं दिव्या और मुकेश की आप बीती प्रेम कहानी। दिव्या उठ जाओ यार, कितना सोना है। सारे मेहमान नीचे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। भूलो मत, आज तुम्हारी शादी है। आरती ने झुंझलाते हुए चौथी बार आकर उसे जगाया। दिव्या आंखें मलती हुई मुंह बनाकर उठ बैठी। यार भाभी, मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरी शादी बाद में रख लो। आज ही तो पेपर से फ्री हुई हूँ और आज ही शादी कर लूं। उसकी आवाज में नींद और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। आंखें अब भी भारी थी, जैसे पलकों पर नींद ने डेरा डाल रखा हो। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ बिस्तर ठीक करते हुए कहा, ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पहले से पता ही नहीं था कि आज तुम्हारी शादी है। यार भाभी, मुझे सोना है। ये कहते हुए दिव्या फिर से लेटने के लिए पैर फैलाने लगी, जैसे दुनिया की कोई जिम्मेदारी उस पर हो ही ना। बिल्कुल नहीं दिव्या, मम्मी जी गुस्सा करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुम्हें तैयार करके नीचे लेकर आऊं। आरती ने उसे फिर से पकड़कर बिठा दिया। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। आप जाकर मुकेश से बोल दो वह किसी और से शादी कर ले। मुझे नींद आ रही है, दिव्या मुंह बनाते हुए बोली, मानो सब कुछ मजाक हो। ऐसी जुबान से नहीं बोला करते। शायद भगवान ने कुछ बातें सुनने के लिए भी रखी होती हैं। आरती अभी उसे समझा ही रही थी कि तभी अचानक बाहर से तेज शोर सुनाई दिया। दोनों एक साथ चौंक गई। शोर के बीच रवि की आवाज साफ सुनाई दी। दिव्या का दिल जोर से धड़क उठा। वह भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रवि के हाथ मुकेश के गिरेबान पर थे। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वही मुकेश होठ भींचे, माथे पर बल डाले, बिना डरे रवि को देख रहा था। उस पल पूरे बंगले में जैसे भूचाल आ गया हो। मेहमान सहमे हुए थे। नौकर चाकर अपनी जगह पर जमे खड़े थे। छोड़ो रवि, उससे पीछे हटो, अजीत साहब ने सख्ती से कहते हुए अपने बेटे को मुकेश से दूर किया। आप मुझे पीछे हटा रहे हैं? और इसे देखिए, रवि का गुस्सा और भड़क उठा। ये लड़का शादी करके आ गया, इसे शर्म नहीं आई? मेरी बहन इसके इंतजार में बैठी है और ये किसी और से शादी करके आ गया। रवि की ऊंची आवाज सुनते ही दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने कांपती नजरों से मुकेश को देखा। वह ऐसे कैसे कर सकता था? दिव्या से शादी के लिए तो वह खुद तैयार था, फिर उसने उसे इस तरह धोखा कैसे दे दिया? दिव्या की आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन गला जैसे सूख गया हो। हाँ, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से अपने लिए की है। मुकेश की आवाज ठंडी और सख्त थी। ना मुझे किसी से शर्मिंदगी और ना ही मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए तैयार हूँ। मैंने शादी की है, कोई पाप नहीं किया। उसके शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुकेश के पिताजी मोहन ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी निराशा और दर्द था। जी चाहता है कि थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूं, उन्होंने भराई आवाज में कहा। लेकिन जब बेटा बाप की कदर करना भूल जाए तो बाप को ही अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। उन्होंने भारी मन से अजीत जी की ओर हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो अजीत जी, आज मैं अपनी औलाद की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। अजीत साहब ने चुपचाप अपना चेहरा फेर लिया। वे अपनी जिगरी दोस्त को इस हालात में नहीं देख पा रहे थे। मुकेश ने दो हंसते बसते घरों में आग लगा दी थी। मैं इसे जान से मार दूंगा। रवि फिर से गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन अजीत ने तुरंत उसे रोक लिया। मेरी कसम है रवि, मेरी कसम, अगर तुमने मुकेश पर हाथ भी उठाया। अजीत जी की सख्त आवाज के साथ ही रवि ठिठक गया। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग खामोशी साधे उस मंजर को देखते रह गए। शादी में दोनों घरों के मेहमान लबालब भरे हुए थे। कुछ मेहमान तो दूसरे शहरों से भी आए थे, तो अब सिर झुकाए अफसोस जता रहे थे। खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल चुका था।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। मुकेश के पास खड़ी वह लड़की दुल्हन बनी हुई थी। वह डरी सहमी सी अपनी बड़ी बड़ी बिल्ली जैसी आंखों से सबको देख रही थी। वही आंखें थी जिनमें खोकर मुकेश उसे ब्याह लाया था। कभी यही बात दिव्या के बारे में भी होती थी। कल तक मुकेश को दिव्या की आंखें भी बिल्ली जैसी ही लगती थी। दिव्या और मुकेश के बीच हमेशा दोस्ती जैसा रिश्ता रहा था। दोनों के पिता आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों का बिजनेस साथ साथ चलता था, यहाँ तक कि दोनों ने अपना बंगला भी एक साथ खरीदा था। एक ही परिसर में रहना, एक दूसरे के घर आना जाना, सब कुछ बहुत सामान्य था। और आज सब कुछ बिखर गया था। कल तक दिव्या की शादी थी और आज मुकेश किसी दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया था। घर में हर कोई परेशान और स्तंभ था। अगर ये शादी मुकेश की मर्जी से हुई थी तो कल तक वही मुकेश दिव्या से मोहब्बत भी करता था। अपनी मर्जी से ही आज उसने कदम पीछे खींच लिया और किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। यह दिव्या की बेइज्जती नहीं तो और क्या थी। दिव्या के दिल में नफरत और दर्द का उबाल उठने लगा। ये क्या किया तुमने मुकेश? आरती ने दुख से अपने भाई की ओर देखते हुए पूछा। मुकेश झल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। फिर क्यों सब मेरे पीछे पड़े हैं? तो हम लोग क्या करें? रवि की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या गलती थी दिव्या की जो उसे शादी का झांसा देकर तुम किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए हो? मुकेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूँ, इज्जत से बात करो। उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए रवि गुस्से से बोल पड़ा, इज्जत? कौन सी इज्जत जो आज सबके सामने हमारी खाक में मिला दी है? मोहन भी अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोले, एक तरफ वह बेटे मुकेश की शादी दिव्या से तय कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी बेटी आरती की शादी 1 साल पहले ही रवि से कर चुके थे। अब मुकेश के इस व्यवहार से आरती का घर भी खतरे में पड़ गया था। उन्हें दोहरी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मेरी एक शादी करने से आपकी इज्जत खाक में नहीं मिल जाती। इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर मुकेश बोला, आओ मेरे साथ हेमा। वह अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे अंदर की ओर बढ़ने लगा। 1 मिनट। रवि के सख्त शब्दों में आरती का दिल बैठ गया। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो। रवि ने होंठ भींचते हुए मुकेश को देखा। भरी महफिल में आज तुमने मेरी बहन को बेइज्जत किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब हो जाने दूंगा? रवि की बात का मतलब वहां मौजूद सभी लोग अच्छी तरह समझ रहे थे। माहौल और भी भारी हो गया। इससे पहले कि रवि कुछ और कहता, उसकी मां ने तेज आवाज में उसे पुकार लिया, कोई भी गलत बात मुंह से मत निकालना वरना अनर्थ हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मां की बात सुनकर रवि ने गहरी सांस ली। अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू में करते हुए पास पड़े टेबल को जोर से ठोकर मारी और बाहर निकल गया। दिव्या और आरती दोनों बुरी तरह घबराई हुई थी। रवि का गुस्सा मुकेश पर बहुत ज्यादा था। मुकेश बिना एक भी गलत निगाह दिव्या पर डाले हेमा का हाथ थामे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया था। दिव्या अपने कमरे की तरफ भागी। आरती ने उसे जाते हुए दुखी नजरों से देखा और फिर एक शिकायत भरी निगाह अपने पिता पर डाली, जो बेबसी की मूरत बने वहीं बैठे रह गए थे। पापा, आप ठीक हैं? आरती को अपने पिता की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे रूम में ले चलो बेटा। आरती मोहन जी को थामे उनके कमरे तक ले गई। वहीं रवि की मां अपने पति के पास ही बैठी रह गई। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मुकेश ने दिव्या के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और शादी वाले दिन ही किसी और से शादी करके उस लड़की को घर ले आया। इस मामले को सही तरीके से संभालना मुकेश का काम है। मैं नहीं चाहता कि इसका असर आरती और रवि की जिंदगी पर पड़े। बाकी मुकेश से आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं। अजीत जी ने हालात को संभालते हुए रवि की मां से कहा। रवि की मां ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। फिर वे दोनों भी अपने अपने कमरे में चले गए। आंगन में बहुत गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। हेमा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए हैं। मुकेश ने तुरंत हेमा को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो।
मैं सब संभाल लूंगा। उसके लहजे में ऐसा भरोसा था जैसे उसे खुद पर पूरा यकीन हो कि वह सब ठीक कर देगा। लेकिन ये सब उतना आसान नहीं था जितना वह समझ रहा था। वक्त को अभी साबित करना था कि वह हालात संभालेगा या उन्हें और ज्यादा बिगाड़ देगा। रात के आखिरी पहर रवि घर में दाखिल हुआ। सारा दिन वह घर से बाहर ही रहा था। वह जानता था कि अगर वह दिन में घर आता तो उसका झगड़ा मुकेश से जरूर हो जाता और उस हालात में उसके माँ बाप ये सब सहन नहीं कर पाते। मुकेश को वह हमेशा अपना जिगरी दोस्त ही मानता आया था। कोई ये नहीं कह सकता था कि वे दोनों अलग अलग परिवारों से थे। सब उन्हें भाई ही समझते थे, बल्कि कई लोग तो ये भी कहते थे कि वे सगे भाइयों की तरह रहते हैं। शायद उनके इसी प्यार और भरोसे को किसी की नजर लग गई थी। रवि भारी कदमों से अंदर आया, गुस्से और थकान से भरा हुआ। वह सीधे ड्राइंग रूम में सोफे पर ढह सा गया। पूरा बंगला उस वक्त सन्नाटों की गिरफ्त में था। उसने सोफे पर बाहें फैलाते और आंखें मूंद ली, लेकिन दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। आरती, जो कब से अपनी सास और ससुर के पास बैठकर उन्हें संभाल रही थी, चुपचाप किचन में आकर बैठ गई। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। बाहर से जो खाना मंगवाया गया था उसे रवि ने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था। शादी कैंसिल होने की खबर अब सबको मिल चुकी थी। थक हार कर आरती किचन से अपने कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक खड़की की आवाज सुनकर वह चौंक गई। वह ड्राइंग रूम की तरफ आई। रवि को इस तरह थका और टूटा हुआ देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। धीरे से आंसू पोंछते हुए वह उसके पास जाकर बैठ गई और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके घुटने पर हाथ रखा। रवि ने आंखें खोलकर गर्दन घुमाई और एक नजर आरती को देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि आरती की पलकें झपक गई। रवि अचानक सीधा बैठ गया और आरती का हाथ झटक दिया। आरती के दिल में जैसे किसी ने चाकू सा घोंप दिया हो। वह दोनों हाथों से अपना सर थामे आंखें बंद किए वहीं बैठी रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। बड़ी हिम्मत करके वह उसके पास आई थी, लेकिन हाथ झटकने से वह हिम्मत भी टूट गई। आंसू पोंछती हुई वह चुपचाप उठ गई। वहीं रवि के दिमाग में अभी भी धमाके हो रहे थे। उसकी नजर बार बार मुकेश के कमरे की तरफ उठ रही थी, जिसका दरवाजा अभी भी बंद था। फिर उसकी नजर बहन के कमरे की तरफ गई। उस वक्त रात के 12 से 1 बज रहे थे। वह दिव्या से मिलना चाहता था। उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वह उसका भाई है, लेकिन यह वक्त ठीक नहीं था। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आरती बाथरूम से निकलते हुए उसे अपने कमरे में जाते देख ठिठक गई। फिर नजरें झुकाए बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी कि मुकेश के किए की सजा उसे भी मिलनी थी और शायद रवि उसे खुद से दूर रखकर यही सजा देने वाला था। रवि फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी, जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तकिए पर सर रखते ही आरती की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। उसे दिव्या के लिए बहुत दुख हो रहा था। मुकेश दिव्या से मोहब्बत करता था, खुद उससे शादी करना चाहता था। फिर वह किसी और लड़की को ब्याह कर घर कैसे ले आया? बिना कुछ बताए अचानक ये सब कैसे कर सकता था? उसने सबके सर पर जैसे बम फोड़ दिया था। कुछ तो ऐसा था जो वह छुपा रहा था, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही थी। आरती का सर दर्द से फटने लगा। वह झटके से उठ बैठी। रवि, ये सब कैसे सह पाएंगे? मुकेश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी मासूम सी दिव्या को तुमने कितना दुख दिया है। आज चाहे तुम सारी जिंदगी माफी मांगते रहो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह हिचकियों से रोते हुए बड़बड़ाने लगी। किस बात का मातम मना रही हो? रवि उसकी हालत देखकर गुस्से में बोला। आरती ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। आंखें लाल हो चुकी थी। रवि ने होंठ भींचे, माथे पर बल डाले और मुंह फेर लिया। मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे भाई ने किया उसके बाद तुम्हारे आंसू कुछ साबित नहीं करते। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूं। रवि दर्द से छटपटाते हुए बोला। आरती का दिल बुरी तरह से टूट गया। वह चुपचाप दराज में सर दर्द की दवा ढूंढने लगी। जब भी वह ज्यादा टेंशन लेती थी उसका सर बहुत तेज दर्द होने लगता था। क्यों शोर कर रही हो? रवि झुंझलाकर बोला। उसकी आवाज सुनकर आरती बुरी तरह से सहम गई और पीछे हटकर बेड के किनारे जा लगी।
अब आवाज नहीं आनी चाहिए। रवि ने लाइट बंद कर दी और करवट बदल ली। आरती ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हिचकियों को दबा लिया। सिर दर्द से फटा जा रहा था लेकिन दवा नहीं मिल रही थी। ऐसे दर्द में सोना तो दूर, बैठना भी मुश्किल था। गहरी सांस भरते हुए वह उठी और बालकनी में चली गई। ठंडी हवा में सांस भरते हुए वह वहीं खड़ी रही। आंसू फिर से मोतियों की तरह बहने लगे। मुकेश, तुम्हारी एक गलती हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। रेलिंग पर हाथ रखे उसने सिर हिलाया। अब उसे सब कुछ समेटना था जो उसके भाई ने एक पल में बिखेर दिया था। सुबह आंख खुली तो दिव्या को सर चकराता हुआ महसूस हुआ। गहरी सांस भरती हुई वह बाहर आई। घर में वैसे ही सन्नाटा छाया हुआ था जैसे कोई मौत हो गई हो। दिव्या का दिल फट सा गया। अनचाहे ही उसकी नजरें ऊपर सीढ़ियों की तरफ उठ गई। मुकेश के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। वह लड़की जो कल उसके साथ दुल्हन बनकर खड़ी थी, न जाने क्यों दिव्या को लग रहा था कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। आरती मुंह हाथ धोकर किचन की तरफ जा रही थी। दिव्या ने उसके सूजे हुए चेहरे को देखा और उसे लगा कि जरूर भाई ने उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा। ये मर जात भी ना। दिव्या के मन में कड़वाहट भर आई। जब आपस में बदला नहीं ले पाते तो औरतों को ही हथियार बना लेते हैं। यही सोच उसके दिमाग में घूम रही थी। अरे दिव्या, तुम जाग गई? आरती ने उसे देखते ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ी हुई नरम मुस्कान थी। तबीयत ठीक है? उसने दिव्या का तपता हुआ हाथ छूते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, भाई किधर है? दिव्या के चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं आई। कल तक जो आरती चहकती रहती थी, उसके नखरे उठाती थी, आज इतनी चुप और बुझी हुई क्यों लग रही थी? दिव्या का मन कर रहा था कि वह सुबह सुबह ही इस घर से कहीं दूर चली जाए। आरती का चेहरा भी गहरे गम में डूबा हुआ था। दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। जानबूझकर खुद को काम में उलझाए रखने की कोशिश करने लगी ताकि टूटे हुए दिलों की आवाज दब जाए। अजीत साहब और उनकी पत्नी को नाश्ते के लिए बुलाने आरती खुद गई, जबकि मोहन जी को बुलाने दिव्या उनके कमरे की ओर बढ़ी। बेटा, मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। मोहन जी की आंखें फिर से भीग गई। आपको किसने कहा माफी मांगने के लिए? आप मेरे बड़े हैं, ऐसा सोचिएगा भी मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर रोज की तरह वॉक पर भी जाएंगे। दिव्या ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मोहन जी ने उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा और उसके साथ बाहर आ गए। अजीत अपने दोस्तों को देख रहे थे जो आज उन्हें बहुत बूढ़ा सा लग रहा था, जैसे एक ही दिन में बेटे ने उनके कंधों पर इतना बोझ डाल दिया हो कि वह भीतर से टूट गए हों। दिव्या मोहन जी से सटकर बैठ गई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर आरती ने राहत की सांस ली। सबको नाश्ता परोसने लगी। तभी मुकेश हेमा को साथ लिए नीचे आता दिखाई दिया। जैसे ही वह उसे लेकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा, दिव्या के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। मुकेश ने सबको प्रणाम किया ही था कि आरती गुस्से में बोल पड़ी। मुकेश, ये नाश्ता हम सब के लिए बना है। आप अपने लिए और अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए खुद नाश्ता बना लीजिए। किचन उस तरफ है, आरती ने साफ शब्दों में कहकर मुंह फेर लिया। मुकेश का हाथ प्लेट की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। अच्छा हुआ बता दिया, अब 2 वक्त की रोटी भी हमें यहाँ नहीं मिलेगी, वह दुख से कहते हुए उठने लगा। मुकेश, वापस बैठो, अजीत ने उसे टोक दिया। उनके ऐसा कहते ही सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। आरती बेटा, खाने से किसी दुश्मन का हाथ भी नहीं रोकते, और मुकेश इस घर का मेंबर है। आइंदा मैं तुम्हें ऐसा करते नहीं देखना चाहता। उन्होंने हल्की सी डांट लगाई। नाश्ता परोसो आरती, रवि की मां ने भी कहा। मजबूरन आरती मुकेश और उसकी पत्नी हेमा को भी नाश्ता परोसने लगी। यह देखकर दिव्या गुस्से से टेबल छोड़कर खड़ी हो गई। दिव्या बेटा, नाश्ता करके जाओ। अजीत जी ने उसे यूं उठते देखा तो टोका। ये पूरा मंजर रवि ने देख लिया था। उसके होंठ कस गए। उसकी पत्नी आरती उसके भाई और उसकी नई नवेली दुल्हन की आव भक्त कर रही थी। आरती, तुम इतनी आव भक्त क्यों कर रही हो? रवि गुस्से में भड़क उठा। आरती के हाथ से चाय का कप छूट गया। गरम चाय उसके हाथ पर छलक गई। दीदी ध्यान से। मुकेश बेचैन होकर आगे बढ़ा और आरती का हाथ थाम लिया। उसी पल दिव्या भी लपक कर आई। भाभी,
ज्यादा तो नहीं जली। आरती अपना हाथ थामे रवि को देख रही थी, जबकि उसके दाएं बाएं मुकेश और दिव्या खड़े थे। रवि होंठ भींचे बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला गया। भाभी मैं दवाई लगा दूं? दिव्या आरती को अपने कमरे की ओर ले गई। मुकेश ने अपने पापा को आवाज देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उसे वही रोक दिया। कल ही तुम्हारा बाप मर गया, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे बाप मत कहना। वे सख्त लहजे में कहते हुए वहां से चले गए। हेमा सिर झुकाए अपने आंसू पोंछती उस घर के लोगों को देखती रही जो उसके आने से बिखर गए थे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मुकेश, उसने रोते हुए कहा। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो हेमा, किसी से कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं। मुकेश के शब्दों में अब थकान और गुस्सा दोनों थे। ये सब उसके अपने थे, लेकिन सिर्फ कहने को अपने। अगर सच में अपने होते तो क्या उसकी तकलीफ नहीं समझते? वह सिर झटकते हुए कमरे से बाहर निकला और अचानक सामने दिव्या आ गई। दोनों की जोरदार टक्कर हुई। दिव्या ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़कर खुद को गिरने से बचाया। मुकेश ने ना उसे सहारा दिया ना छुआ। दिव्या ने छट से उसकी शर्ट छोड़ दी और खुद को गिरने दिया, लेकिन इस बार मुकेश ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया, उसे गिरने से पहले थाम लिया और वापस उसके कदमों पर खड़ा कर दिया। दोनों की नजरों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन उनके होठ पूरी तरह खामोश रहे। वह वहां से जा चुका था, मगर अपने पीछे दिव्या के दिल में सख्त गुस्सा और कसक छोड़ गया था। उसे लगा जैसे अब पूरी जिंदगी इसी खालीपन और दर्द के साथ कटने वाली है। वह झटके से सिर झटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 2 दिन बाद अचानक रवि को आरती का वह जख्म याद आया जो चाय गिरने से जल गया था। अब हाथ कैसा है? उसने हल्की चिंता के साथ पूछा। आरती ने मुंह फेरकर उसे हैरानी से देखा, मानो यकीन ही ना कर पा रही हो। वह ये सवाल पूछ रहा है। ज्यादा तो नहीं जल गया था ना? रवि उसके पास बैठते हुए फिक्रमंदी से उसका हाथ देखने लगा। मैं ठीक हूँ, कहते हुए आरती ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया, लेकिन रवि ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुकेश ने जो किया उसके बाद मैं खुद को संभाल ही नहीं पाया। आरती ने सिर झुकाकर शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सही कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही थी। शायद हालात ही ऐसे बन गए थे कि उन सबको एक साथ पिसना पड़ रहा था। रवि उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। आरती ने पीछे से पूछा, खाना ला दूं? नाराजगी अपनी जगह थी, फिर भी वह एक जिम्मेदार पत्नी की तरह उसके खाने पीने का ख्याल रख रही थी। नहीं, भूख नहीं है, इतना कहकर वह बाथरूम में चला गया। नहाकर बाहर आया तो कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ साइड लैंप की हल्की रोशनी में दिख रहा था कि आरती सोने के लिए लेट चुकी है। वह बाल सुखाते हुए आकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया और मोबाइल चलाने लगा, लेकिन सर दर्द से फटने लगा तो वह मोबाइल एक तरफ रखता सोने के लिए लेट गया। नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। रवि का मन अपनी पत्नी आरती की चाहत में पूरी तरह उलझा हुआ था। उसके जज्बात गहराई से भरे हुए थे। मनपसंद पत्नी की मौजूदगी उसके लिए किसी नशे से कम नहीं थी। वह सोच रहा था कि आखिर कब तक वह गुस्से और दूरी में रहता रहेगा। उसकी चाहत का नशा अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। धीरे धीरे वह आरती के पास बढ़ा, उसका हाथ उसके कमर पर डालते हुए गर्दन के पास अपने दहकते होठ रख दिए। आरती अभी थोड़ी नींद में थी और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रवि यूं उसके पास आएगा। उसका दिल उस वक्त 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। रवि बहुत नरमी और ध्यान से उसे चूम रहा था। आरती के दिल की धड़कन एक पल में गहराई से बढ़ गई, लेकिन उसने रवि का हाथ झटका नहीं। वह जानती थी कि पत्नी की मोहब्बत और अपनापन पति का हक है। रवि ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसके गले से दुपट्टा हटाकर एक तरफ रखा और उसे अपने सीने से चिपका लिया। आरती अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपनी धड़कते दिल को मुश्किल से संभाला, पर उसकी चाहत और भावनाएं उस पर काबू पा रही थी। बेहद नरमी और प्यार से वह रवि पर बरस रही थी। रवि ने अपनी शर्ट के बटन खोले और धीरे धीरे आरती की शर्ट के बाजू को बाहर निकाल दिया। फिर पूरी रात दोनों अपनी मोहब्बत की लहरों में डूबे रहे। उनकी चाहत और लगन में आरती की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे हर आवाज उनके प्यार की गवाही को बयां कर रही हो।
कितने दिनों के बाद उसने आरती को इतने करीब आते हुए देखा था। ये एहसास उसे अपने प्यार की गहराई का महसूस करवा रहा था। आरती की आंखों से आंसू टूटकर तकिए पर गिर रहे थे और रवि के सर पर यह सब देखकर जुनून सा छा गया। वह एक पल में अपने सारे गुस्से को भूल गया और अपनी पत्नी की चाहत में उसे पूरी तरह अपने करीब खींच लिया। उसकी सांस तक नियंत्रित कर रहा था। अभी वह पूरी तरह प्यार की लहरों में डूबा था। धीरे धीरे वह आरती के साथ दो जिस्मों और एक जान की तरह जुड़ता चला गया। अचानक उसके कंधे पर नाखून चुभते ही उसने हल्का सा होश में आकर पूछा, जान क्या हुआ? जरा अपनी गर्दन तिरछी करो। उस वक्त वह पूरी तरह अपने प्यार और जुनून में खोया हुआ था। रात भर प्यार में डूबे रवि आरती को अपने प्यार का एहसास दिलाता रहा। वह उसे पूरी तरह थका चुका था, लेकिन दोनों की चाहत की लहरें अभी भी कम नहीं हुई थी। सुबह जब रवि की आंखें खुली तो आरती भी उसे देखकर मचल रही थी। वह उसकी बाहों में थी, जबकि रवि अभी भी गहरी नींद में लेटा सिर तकिए पर टिकाए सो रहा था। आरती का मन कर रहा था कि उसे जगा दे, पर फिर रवि की नींद का ख्याल आया और उसने चुपचाप दबे पांव उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। नहाकर वह वापस आई तो देखा रवि जाग चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं और वह बेड के किनारे टेक लगाए बैठा था। आप जाग गए? आरती ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाया तो वह एक पल के लिए आंखें खोलकर उसे देखने लगा। अगले ही पल फिर से आंखें मूंद ली। आरती के होठों से मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। उसे रवि के चेहरे पर फिर वही गुस्सा और मलाल दिखने लगा, जैसे रात भर उनके बीच कुछ भी हुआ ही ना हो। वह गहरी सांस भरती हुई अपनी नम आंखों को साफ करने लगी। रवि बहुत चुप्पी से उठा, बाथरूम में गया और नहाने लगा। आरती को यह लग रहा था कि रात जो कुछ भी हुआ वह मोहब्बत नहीं थी। रवि को सिर्फ उसके जिस्म की भूख थी और उसने अपनी भूख को पूरी तरह मिटा लिया था। अपने आंसू गिराते हुए वह अपने बालों में जोर जोर से कंघी करने लगी। ना जाने कितने बाल टूटकर उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है आरती, जाहिलों की तरह कंघी कर रही हो। वह बाहर निकलते ही उसे अपने बालों के साथ उलझा देखकर भड़क गया। छोड़िए मुझे, वह अपना हाथ गुस्से से छुड़ाती और फिर जोर जोर से कंघी करने लगी। पागल हो गई हो क्या? सारे बाल टूट रहे हैं, थप्पड़ खाओगी क्या? रवि ने गुस्से में कहा। तो उठा लीजिए हाथ, मिल जाएगी आपको ठंडक। शायद इसी तरह आपके अंदर की आग ठंडी हो जाए। वह अपने गालों पर आए आंसू बड़ी बेदर्दी से रगड़ रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रवि अब धीमे शब्दों में बोला। हाथ छोड़ो मेरा। आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब ये नाटक मत करो। आरती के शब्दों ने रवि के दिमाग को पल में हिला दिया। क्या बकवास कर रही हो? दोबारा मत बोलना। वह उसके बालों को सख्ती से जकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ खींचने लगा और गर्दन झटक दी। रवि, मेरे बाल खींचने से उसे दर्द की एक लहर महसूस हुई। मेरी मोहब्बत और चाहत तुम्हें हवस लगती है? तुम्हें लगता है सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आता हूँ? ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगा। आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वह गुस्से से उसके बाल छोड़कर अपना मोबाइल, पर्स और घड़ी उठाता और कलाई में पहनने लगा। आरती सर दर्द से वहीं जमीन पर बैठी रही। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रवि पलटकर वापस आया और उसे यूं नीचे बैठा देखकर उसकी तरफ लपका। उठो आरती, अपनी आंखें खोलो। वह उसका चेहरा थपथपाने लगा। उसे पता था कि उसके सर में दर्द है, फिर भी वह उसे तकलीफ देता रहा। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए वह पानी का गिलास उसके होठों तक ले आया। तुम ठीक तो हो ना? उसका सर धीरे धीरे दबाता हुआ उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से चिपकी आरती फूट फूट कर रो रही थी। रवि ने उसके माथे पर अपने होठ रखे और उसे अंदर से सुकून महसूस हुआ। इसी तरह समय बीतता गया। सबने हेमा को घर की बहू स्वीकार कर लिया। इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। दिव्या ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वह भूल गई कि उसकी कभी मुकेश के साथ शादी भी होने वाली थी। वह अपनी लाइफ में मगन और खुश रहती थी। हेमा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वहीं आरती भी प्रेग्नेंट थी। दिव्या आरती का बहुत ख्याल रखती थी और उसे काम भी नहीं करने देती थी। एक दिन हेमा को अचानक पेट का दर्द हुआ और उसके पास कोई भी नहीं था। वह दर्द से बेहाल हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था,
लेकिन वह किसी को आवाज देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से उठकर बाहर आई। दर्द सहते सहते उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह दर्द से तड़पती हुई नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। तभी वह बुरी तरह से लड़खड़ा गई। दिव्या ने उसे गिरने से बचा लिया। तुम ठीक हो? दिव्या की परेशान आवाज पर हेमा ने अपनी आंखें खोली। मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। वह रो रही थी। मम्मी, पापा, भाभी, वह सभी को बुलाने लगी। हेमा की बिगड़ती हालत देखकर उसके खुद के हाथ पैर फूलने लगे। रवि की माँ और दिव्या ने मिलकर हेमा को गाड़ी में बिठाया। मैं अभी साथ चलती हूँ, आरती ने परेशानी से कहा। नहीं, तुम्हारी अपनी हालत ठीक नहीं है, तुम घर पर रुको, मुकेश से बात करो, हम हेमा को अस्पताल लेकर जाएंगे। रवि की माँ ड्राइवर और दिव्या के साथ हेमा को अस्पताल लेकर चली गई। हेमा का ट्रीटमेंट चल रहा था। आप में से दिव्या कौन है? अचानक डॉक्टर की आवाज गूंजी। डॉक्टर की बात सुनते ही दिव्या और उसकी माँ दोनों एक साथ चौंक गए। आपको पेशेंट अंदर बुला रही है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज उनके हस्बैंड को तुरंत कॉल करिए। डॉक्टर की परेशान आवाज पर रवि की माँ के हाथ पांव कांपने लगे। दिव्या जब अंदर पहुंची तो हेमा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। हाथ में इंजेक्शन की ड्रिप चल रही थी। दर्द से उसे थोड़ा आराम मिला हुआ था, मगर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तभी डॉक्टर ने दिव्या को पास बुलाया और जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर दिव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बदहवास सी बाहर आई तो मुकेश और रवि भी वहां पहुंच चुके थे। दिव्या ने मुकेश की तरफ अजीब निगाहों से देखा, लेकिन वह उसकी नजरों का मतलब समझ नहीं पाया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, इस वक्त माँ और बच्चा दोनों की हालत बहुत खराब है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों को बचा सकें। ये सुनते ही मुकेश घबराकर बोला, लेकिन प्लीज डॉक्टर, आप माँ को बचाइए। मुकेश की बात पर डॉक्टर कुछ पल चुप रहे और फिर बिना कुछ कहे पलट गए। इस पूरे वक्त दिव्या की नजरों की तपिश मुकेश अपने ऊपर साफ महसूस कर रहा था। करीब 1 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और बेटे के पैदा होने की खबर सुनाई, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि हेमा अपनी जिंदगी की बाजी हार चुकी है। ये सुनकर हर किसी की आंखों में गम के आंसू झलक आए। मुकेश वहीं टूट सा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक बदल जाएगा। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बिना कुछ बोले उसे ढांढस बंधाया, क्योंकि कहने को उस पल उसके पास भी कोई शब्द नहीं थे। हेमा की डेथ को आज 1 हफ्ता होने को आया था और इस दौरान उसके बेटे को दिव्या ही संभाल रही थी। हेमा का इस दुनिया में कोई नहीं था, मुकेश ने ही उसे सहारा दिया था। आज घर में हेमा की आत्मा की शांति के लिए पाठ रखा गया था। दिव्या बेटा, वंश को देखो, क्यों इतना रोए जा रहा है? रवि की माँ ने कहा और वंश को दिव्या की गोद में देकर उसे मुकेश के कमरे की तरफ भेज दिया। दिव्या उसे लेकर कमरे में गई, दूध बनाकर पिलाने लगी, क्योंकि सारी जरूरी चीजें वही देख रही थी। जैसे ही उसने दूध उसके होठों से लगाया, उसी पल मुकेश बाहर से कमरे में आ गया। दिव्या एकदम घबराकर खड़ी हो गई। मुकेश सिर्फ ट्राउजर पहने हुए था, गले में तौलिया डाले, बाल पोंछता हुआ बाहर आया। तुम यहाँ? वह थोड़ा माथे पर बल डालते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि आप रूम में हैं, वरना मैं यहाँ नहीं आती। दिव्या ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए नजरें फेर ली। क्यों, मेरे जिस्म से नफरत है तुम्हें? ना जाने क्यों उसकी ये बात मुकेश को बहुत बुरी लगी।